हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग्स से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका 9th वीडियो। बट बिफोर दैट, अब सबके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे विंग से कुरान ऐप पे टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट देने को मिलेंगे। आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर से विंग से कुरान ऐप को डाउनलोड करना है, खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद आप ये टेस्ट दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके पीएससी के एस मेंस का जो 2021 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमें हमसे इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए भी हमारे यहाँ विंग से कुरान ऐप पे टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप खुद को रजिस्टर करें और इन टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है हमारे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे आज के एमसीक्यूज जो हैं वो हैं बेस्ड सार्क पे। ओके, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। किस रीजन में है? ये साउथ एशिया के रीजन में है। ओके, इससे पहले हमने किस रीजन की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्कस कर चुके हैं? और हम डिस्कस कर चुके हैं एशियान को। ओके, एशियान जो थी किस रीजन के रिगार्डिंग थी? साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन आज हम करेंगे डिस्कस किसकी? साउथ एशिया की। ओके, तो साउथ एशिया में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सार्क कहा जाता है शॉर्ट में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके, और ये अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि इस रीजन में वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर है, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट किया जाए। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट हो, एंड जो रीजन है उसकी कल्चरल डेवलपमेंट हो, रीजन में सोशल प्रोग्रेस हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी साउथ एशियन कंट्रीज के द्वारा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एज यू कैन सी द स्क्रीन, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ सार्क। ओके, तो सार्क का आइडिया किसने प्रपोज किया, हमें ये बताना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आइडिया किसने प्रपोज किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जियाउल रहमान। जियाउल रहमान जो थे, ये एक पॉलिटिकल लीडर थे बांग्लादेश के। एंड इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रपोज किया सार्क का आइडिया। ओके, सार्क का आइडिया इन्होंने प्रपोज किया। ओके, एंड इन्होंने ये कब प्रपोज किया? 1979। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन को भी हम छोड़ेंगे नहीं, बाकी 3 ऑप्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। और बाकी 3 ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो फ्रैंक डी रूजवेल्ट हैं, इन भाई साहब ने क्या किया? यूनाइटेड नेशंस टर्म कॉइन की, जो यूनाइटेड नेशंस 193 कंट्रीज इसकी हैं। ओके, जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इस टर्म को कॉइन किया फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने। ओके, विंस्टन चर्चिल की अगर बात करें हम, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम फ्रैंक डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल दोनों को क्लब करें, तो इन्होंने क्या किया? अटलांटिक चार्टर साइन किया। अटलांटिक चार्टर साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इनके द्वारा। ओके, अटलांटिक चार्टर कब ये साइन हुआ? 14 अगस्त, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1941 को। और ये अटलांटिक चार्टर पहला स्टेप था यूनाइटेड नेशंस को बनाने का। ओके, ये इंपॉर्टेंट चार्टर है, पहला स्टेप था यूनाइटेड नेशंस को बनाने का। इन दो बंधुओं ने ये मिलके साइन किया। एंड ये कौन थे? फ्रैंक डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे यूएस के, यूएसए, ओके, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के। एंड विंस्टन चर्चिल जो थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। ओके, यस। तो अगर हम चौथे ऑप्शन को देखें, तो ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों? आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स बच गए थे, उनको इंडिया के साथ इंटीग्रेशन कराने में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कि इंडिया की अखंडता या फिर इंटीग्रेशन को लेके इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
द आइडिया ऑफ कॉपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग, ओके। तो पहली बात हमने क्या देखी कि भाई सार्क का आइडिया किसने दिया, तो जियाउर रहमान ने दिया, 1979 में दिया। अब वो बांग्लादेश से थे, लेकिन अब यहाँ पे ये बताते हैं कि साउथ एशिया इन जनरल, साउथ एशिया इन जनरल जो रीजन है, इसमें कॉपरेशन हो कंट्रीज के बीच में, ये डिस्कस कहाँ पे हुआ, ओके, ये डिस्कस कहाँ पे हुआ। तो आप ये तीन ऑप्शंस देख रहे हैं ना, ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस हुई, और इन तीनों कॉन्फ्रेंस में इस रीजन यानी साउथ एशियन रीजन को लेके ये डिस्कशंस हुई कि इस रीजन में कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए, ओके, कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, रिलेशंस होनी चाहिए, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर डी है कि इन तीनों कॉन्फ्रेंस के दौरान इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया गया कि साउथ एशिया में एक साउथ एशिया में कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए, ओके। तो इस एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली, मैं आपको बता दूं, न्यू दिल्ली 1947। बेगियो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, 1950 फिलीपाइंस, ओके, फिलीपींस पढ़े या फिलीपाइंस पढ़े एक ही बात है। तो कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, 1954 वाली, श्रीलंका, ओके। तो इस तरह से इन तीनों कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या हुआ कि साउथ एशिया की रीजनल कॉपरेशन पे स्ट्रेस दिया गया, और ये चीज़ें डिस्कस की गई कि इस रीजन में किस तरह से कॉपरेशन एस्टैब्लिश हो कंट्रीज के बीच में, ओके। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। When did the idea of formation of regional organization in South Asia was initiated? ओके, चलिए भाई, हमने ये भी देख लिया कि कॉन्फ्रेंसेस हुई, तीन कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके दौरान ये डिस्कशंस की गई कि एशियन रीजन में कॉपरेशन होनी चाहिए कंट्रीज के बीच में, ओके। एंड फिर हमने ये देखा, देखो पहला स्टेप क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें, तीन कॉन्फ्रेंसेस हुई, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशंस हुई एशियन रीजन में रीजनल कॉपरेशन के लिए। दूसरा स्टेप अब यहाँ पे है कि 1979 में जियाउर रहमान ने आइडिया दे दिया कि सार्क बनाई जाए, ओके, सार्क बनाई जाए। अब तीसरा स्टेप हमारे पास आता है कि जिसमें क्या होता है कि इस सार्क को बनाने का प्रोसेस इनिशिएट होता है, ओके, सार्क को बनाने का प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो यही क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हेन डिड द आइडिया फॉर्मेशन ऑफ ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ एशिया वाज इनिशिएटेड, इस प्रोसेस को इनिशिएट कब किया गया, ओके। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1981 अप्रैल। 1981 अप्रैल में क्या होता है कि 7 कंट्रीज मिलती हैं, 7 कंट्रीज के जो हेड्स होते हैं या फिर लीडर्स, डिप्लोमेट्स जो भी आप हैं, वो मिलते हैं कहाँ पे, कोलंबो में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोलंबो कहाँ पे है, श्रीलंका में है। यहाँ पे ये मिलते हैं अप्रैल 1981 में, ओके, और डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए सार्क के नाम से, ओके। ये यहाँ पे डिसाइड होता है, ओके, 1981 अप्रैल, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यही है, 1981 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं कि जून 1972 को क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, ओके, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है 1972 जून में, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, ओके। उसके साथ साथ हम अगस्त 1967 को देख लें तो इस दिन क्या बनता है, इस दिन बनता है हमारा एशियान, जो हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो करेक्ट डेट अगर आपसे पूछा जाए तो 8 अगस्त 1967, ओके। और 1994 की अगर बात हम करें तो 1994 में क्या होता है, एक तो मराकश एग्रीमेंट साइन होता है, मराकश एग्रीमेंट साइन होता है मोरक्को में, ओके, मोरक्को एक कंट्री है, ओके। एंड इसके साथ क्या होता है, मराकश एग्रीमेंट को कितनी 123 कंट्री साइन करती हैं, एक एग्रीमेंट होता है। और उसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद ही बनता है, ओके। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो 1994 में एक और चीज़ होती है, क्या होता है कि जो 1992 की अर्थ समिट थी ना, अर्थ समिट, जिसको रियो डी जेनेरो समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट, ये फोर्स में आई 1994 में, इफेक्ट में कभी आई 1994 में, ये ब्राज़ील में हुई थी, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सार्क ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, तो अब आ गया हमारा चौथा स्टेप। ओके, पहला स्टेप मैंने आपको कहा कि कॉन्फ्रेंसेस हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि ज़ियाउर रहमान ने 1979 में आइडिया दिया सार्क बनाने का। तीसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया कि कोलंबो में क्या हुआ, 7 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई 1981 में अप्रैल में। ओके ओके, तो इन्होंने डिसाइड किया कि सार्क बनाया जाए। ओके, अब क्या होता है कि सार्क ऑफिशियली कब आया, हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये पूछ रहा है कि सार्क ऑफिशियली कब बना। तो ये ऑफिशियली बनता है 8 दिसंबर 1985 को। पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेकिन ये स्टेप 5 था। ओके, ये स्टेप 5 था। 8 दिसंबर वाला स्टेप जो था ऑफिशियली इस दिन सार्क बन गया, ये स्टेप 5 था। लेकिन इससे पहले स्टेप 4 भी था। 4 स्टेप में होता है कि 1983 में डिक्लेरेशन साइन होता है। क्या होता है, एक डिक्लेरेशन साइन होता है। ओके, एक डिक्लेरेशन साइन होता है। 1983 में क्या होता है, डिक्लेरेशन साइन होता है। उसका नाम रखा जाता है डिक्लेरेशन फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, डिक्लेरेशन फॉर सार्क, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये 1983 में साइन होता है। ओके, एंड उसके बाद ही आता है हमारा 5वां स्टेप, जो ये है, जो ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी है, करेक्ट आंसर भी है, 1985 8 दिसंबर। ओके, इस दिन सार्क ऑफिशियली बन जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, टर्म कब दी गई, सबसे पहले डिस्कशंस कब हुई, ओके, उसके बाद 7 कंट्रीज कोलंबो में कब मिली, एंड उसके बाद डिक्लेरेशन कब साइन हुआ, एंड उसके बाद ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में कब आया सार्क, 8 दिसंबर 1985 में। ओके, लेकिन ये बनाया कहाँ गया, ये बनाया गया ढाका में, बांग्लादेश में। ओके, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहीं और हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन चलते हैं बाकी के 3 ऑप्शंस को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। कि यूनेस्को इस दिन बनाया, 16 नवंबर को यूनेस्को बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में, ओके, पेरिस फ्रांस में। एंड 1 जनवरी 1995 को क्या होता है, WTO बनाया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनीवा। जेनीवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, ऐसे याद रखें आप। ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कि 30 जनवरी 1964 को क्या बनता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जेनीवा में है। जेनीवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से आई एम ट्राइंग टू रिवाइज वट एवर वी हैव डिस्कस इन द लास्ट 8 वीडियोस एक्चुअली, वरना ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का ऑप्शन बताऊंगा एंड आगे चलूंगा, बट वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको ये रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद हो जाए। ओके, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज लोकेटेड एट, तो सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, सार्क के हेडक्वार्टर्स हैं काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है। ओके, लेकिन बनी कहाँ सार्क, सार्क बनी ढाका में। ओके ओके, सो इसके साथ साथ बाकी ऑप्शन दे देते हैं। तो जकार्टा में क्या है, एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं, एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, जकार्टा कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। कैपिटल इसीलिए लिखता हूँ कि आपको याद हो जाए कंट्रीज के कैपिटल। पेरिस में क्या है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं। नैरोबी में क्या है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नैरोबी कहाँ पे है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो 1972 में बना था, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पे है, कीनिया में है। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो रहे हैं एंड आई होप आपको पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट में लिखा करें। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हेन वाज द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क, इफ नहीं है ऑफ है, व्हेन वाज द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क एस्टैब्लिश, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सेक्रेटरीट कब बनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं, ये सेक्रेटरीट बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 17 जनवरी 1987। ओके, इस दिन सेक्रेटरीट बनाया गया था। लेकिन बनी ये कब, 8 दिसंबर 1985 को। ओके, तो 2 साल बाद सेक्रेटरीट बनाया गया। ओके, सॉरी 85 को बनती है, 1985 को बनती है। फिर से मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए, बस कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 8 दिसंबर 1985, वरना पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इस दिन ये बनती है, लेकिन जो ये हेडक्वार्टर्स हैं ये इस दिन बनते हैं। ओके, सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कहाँ पे बनते हैं हेडक्वार्टर्स, काठमांडू में, काठमांडू नेपाल। ओके,
ओके, सो इसके बाद अगर हम बाकी तीन ऑप्शन को देखें तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बनता है, यूएन डे भी सेलिब्रेट होता है। 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑपरेशंस करना शुरू करता है, ओके, जो बनाया गया था ब्रिटेन वुड्स के द्वारा। ब्रिटेन वुड्स कब हुई थी? 1944 में, ओके, यूएसए में एक जगह ब्रिटेन वुड्स है, ओके। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नन को हम डिस्कस कर नहीं सकते, ये कुछ नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ओरिजिनली देयर वेयर डैश डैश मेंबर्स इन सार्क। तो सार्क के, अब जब सबसे पहली बात, सार्क के आज जो प्रेजेंटली वो 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं सार्क के प्रेजेंटली, ओके। लेकिन ओरिजिनली जब सार्क बना 8 दिसंबर 1985 को, तो देयर वेर ओनली 7 मेंबर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब ये भी देख लेते हैं कि कौन से 7 मेंबर्स हैं, ऐसे तो हवा में तो हो जाएगा ऑप्शन। तो 7 मेंबर जो हमारे पास थे वो थे कुछ इस तरह से कि हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव्स, कितने हो गए? 4। और उसके बाद हमारे पास है नेपाल, ओके, हो गया हमारे पास 5, ओके। एंड इसके बाद हमारे पास है श्रीलंका एंड हमारे पास है बांग्लादेश, ओके। तो ये 7 मेंबर कंट्रीज जो थी ओरिजिनली इन्होंने सार्क बनाया, ओके। लेकिन आज कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। तो 8वीं कौन है, आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज के, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है 7। एंड इसके साथ साथ हम अगर आप ये देखें तो 10 मेंबर्स किसके हैं? 10 मेंबर्स हैं एशियान के, ओके, एशियान के 10 मेंबर्स हैं। और ओरिजिनली इसके कितने मेंबर्स थे? फाउंडिंग फादर्स कितने थे? 5 थे, ओके, बता चुका हूँ कौन कौन था, ओके। एंड 51 किसके फाउंडिंग मेंबर्स थे? यूनाइटेड नेशंस के जब चार्टर साइन हुआ, कब साइन हुआ चार्टर? 26 जून 1945 को, ओके, इस दिन चार्टर साइन हुआ और इसके 51 मेंबर्स ने चार्टर साइन किया था, ओके। सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे, और 8 इसके प्रेजेंटली हैं, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एन ऑब्जर्वर टू द सार्क। तो सार्क के कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं, ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो सार्क के ऑब्जर्वर्स माने जाते हैं। तो उनमें से हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, ओके। तो कौन सा नहीं है ये बताने से पहले हमें ये देखना होगा कि कौन कौन है। इसके बाद आप खुद ही टिक करेंगे कि कौन कौन नहीं है, ओके। सो चलते हैं कि कौन कौन है। तो हमारे पास सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, ओके, थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं हम, ओके। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास चाइना है, उसके बाद हमारे पास जापान है, उसके बाद हमारे पास मॉरिशस है, ओके। उसके बाद हमारे पास साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया, आप ये लिखते रहें, आप ये नोट करते रहें, ओके। उसके बाद हमारे पास म्यांमार है, ओके। उसके बाद हमारे पास ईरान है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है? यूरोपियन यूनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बचता है, कौन? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 9 कंट्रीज, इनमें से कंट्रीज कितनी है? कंट्रीज इनमें से 8 हैं। एंड एक जो हमारे पास है वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन इसको कहते हैं। तो ये 9 जो हैं ये ऑब्जर्वर्स हैं, किसके? सार्क के, ओके। अब क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था कि ऑब्जर्वर कौन सा नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी आंसर कर लेते हैं कि भाई जापान है, साउथ कोरिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है, तो जर्मनी नहीं है, ओके। जर्मनी ऑब्जर्वर नहीं है, ओके, क्लियर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क। सार्क के कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से बताना है कि इनमें से कौन है, ओके। सो सॉवरेन इक्वालिटी क्या ये है? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस क्या ये है? या फिर नॉन इंटरफेरेंस है? तो मैं आपको बता दूं कि सार्क के ये तीनों जो हैं मेजर प्रिंसिपल्स हैं। सॉवरेन इक्वालिटी मतलब सारे स्टेट सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले सके अपनी कंट्री के लिए, ओके। तो ये है, बिल्कुल है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस क्या है कि कंट्रीज पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी की कॉलोनी नहीं है, ओके। अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान इंडिया की कॉलोनी नहीं है, बांग्लादेश भूटान की कॉलोनी नहीं है, सारे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है। नॉन इंटरफेरेंस, ये जितने भी 8 नेशंस हैं जिनसे सार्क बनता है, ये एक दूसरे की कंट्रीज में इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये भी इसका प्रिंसिपल है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ सार्क। ओके, तो सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन सी नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बिल्कुल सार्क की रीजनल बॉडी है। ओके, चलते हैं हमारे दूसरे पे, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बिल सार्क की रीजनल बॉडी है। और तीसरा हमारे पास है सार्क डेवलपमेंट फंड। ओके, सार्क डेवलपमेंट फंड जो है ये भी रीजनल बॉडी है। किसकी रीजनल बॉडी है? सार्क की। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट वन है। ओके, कि ये तीनों जो हैं सार्क की रीजनल बॉडीज हैं। ओके, सार्क की रीजनल बॉडीज हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कब बनती है? 2010 में। ओके, सार्क डेवलपमेंट फंड कब बनता है? सार्क डेवलपमेंट फंड बनता है ये भी 2010 में बनता है। ओके, ताकि रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाए, रीजन में पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए। ओके, जो ये सार्क डेवलपमेंट फंड है ना, इसके ऑफिसेज कहाँ पे हैं? इसके ऑफिसेज भूटान में हैं। भूटान में थिम्पू में है। थिम्पू कैपिटल है भूटान का। ओके, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स ढाका में हैं। हेडक्वार्टर याद रखें, ढाका बांग्लादेश में है। ओके, इसके साथ साथ सार्क डेवलपमेंट फंड जो है, सार्क डेवलपमेंट फंड ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2010 में। ओके, एज आई टोल्ड यू, तो सार्क डेवलपमेंट फंड जो है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके ऑफिसेज हम कह सकते हैं कि भूटान में है, थिम्पू में है। ओके, जो ये साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ढाका में। और जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, ओके, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया में है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया में। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ऑल है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो फंक्शन है सार्क में वो ये है कि डिस्प्यूट्स जो होते हैं कंट्रीज के बीच में, इस रीजन की कंट्रीज के बीच में, उनको डिस्प्यूट ट्रेड को लेके हो, इन्वेस्टमेंट को लेके हो, या फिर किसी और इशू के रिलेटेड हो, तो उसको टैकल कौन करता है? आर्बिट्रेट कौन करता है? ये सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। ओके, और इसके ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। ओके, ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। ओके, ओके, एंड जब ये बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई गई थी 2005 में। ओके, 2005 में 13 समिट हुई थी। 13 समिट सार्क की हुई थी। सार्क की 13 समिट कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। ओके, उसी टाइम पे इसको बनाया गया था। और फोर्स में इफेक्ट में कब आया ये? 2007 में इफेक्ट में आया ये आर्बिट्रेशन काउंसिल। ओके, सबसे पहले आर्बिट्रेशन काउंसिल डिस्प्यूट्स के रिलेटेड मैटर्स को देखता है। ये पाकिस्तान में है। 13 समिट जब सार्क की हुई थी ढाका में, तब इसको बनाया गया था। एंड ये वो 13 समिट कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और ये इफेक्ट में कब आया? 2007 में आया। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काठमांडू में वैसे कैपिटल है सार्क के, सॉरी ये हेडक्वार्टर्स हैं सार्क के, कैपिटल नहीं है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? करंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो सार्क के कौन हैं? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है इसाला रुवान। इसका थोड़ा लंबा नाम है लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लाया है। इसाला रुवान श्रीलंका से हैं। ओके, इशाला रुवान श्रीलंका से हैं और 2020 में इलेक्ट हुए हैं। ओके, 2020 में इलेक्ट हुए हैं इशाला रुवान। अब इसके साथ साथ एक और ऑप्शन देख लेते हैं। ये अबुल अहसान कौन है? ये फर्स्ट थे। अबुल अहसान जो थे ये फर्स्ट से, यानी बांग्लादेश से थे। बांग्लादेश से थे। ओके, इसके बाद रेबिका ग्रिप्सन जो हैं, ग्रिस्पैन जो हैं, रेबिका ग्रिस्पैन जो हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सेक्रेटरी जनरल हैं। ओके, बचता हमारे पास लिम जॉक है। तो कल कोई पूजा है जिन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो लिम जॉक हैं ये कौन है? ये सेक्रेटरी जनरल है किसके? एशियान के। एंड ये इंडोनेशिया से नहीं है, ये ब्रुनाई से हैं। मैंने इंडोनेशिया बोल दिया है। सो पूजा, थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई इतनी डिटेल से पढ़ता है, तो थैंक यू सो मच। एंड
ओके, पहले जो थे पहले अबुल अहसान थे सेक्रेटरी जनरल सार्क के, और वो बांग्लादेश से थे। और आज के जो हैं इसाला रुआन हैं, वो कहाँ से हैं? वो श्रीलंका से हैं। एंड रबीका ग्रिप्सन तो मैंने आपको बता दिया सेक्रेटरी जनरल है यूएनसीटीएडी की। एंड लिमजॉक जो हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं एशियान के। ओके, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है द लास्ट कंट्री टू बिकम द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क की 8 कंट्रीज हैं, 7 के नाम बता चुका हूं आपको। 8 का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी इसका एमसीक्यू हमारे पास था। तो ये है अफगानिस्तान, जो लास्ट कंट्री थी सार्क का मेंबर जो बनी, जो 8th मेंबर बनी सार्क का। ये कौन है? ये है अफगानिस्तान। और ये कब बनी? ये बनी 14 समिट हुई थी, 14 समिट 2007 में दिल्ली में हुई थी। तब अफगानिस्तान जो है ऑफिशियली मेंबर बन गया यूनाइटेड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का। ओके, एंड बाकी 3 ऑप्शन को देख लें हम। तो सूडान, सूडान को अगर थोड़ा सा और आप चेंज करें तो साउथ सूडान, साउथ सूडान। साउथ सूडान क्या हुआ? 193rd मेंबर बना यूनाइटेड नेशंस का 2011 में। ओके, पहली बात। ओके, दूसरी बात, कंबोडिया क्या है? कंबोडिया बना 10th मेंबर। किसका? 10th मेंबर बना कंबोडिया एशियान का। 10th मेंबर बना कंबोडिया एशियान का 1999 में। ओके, और एंडोरा को अगर देख लें तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी में हैं। ओके, इसका 190th मेंबर जो है, लेटेस्ट मेंबर, वो एंडोरा है। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ सार्क इज। तो डिसीजन, तो अब आते हैं हम सार्क की गवर्नेंस पे। ओके, तो स्ट्रक्चर जो है सार्क का, तो सार्क में सबसे एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी काउंसिल है। इसमें सारे हेड्स ऑफ कंट्रीज होते हैं, हेड्स ऑफ कंट्रीज, हेड्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज। ओके, तो ये काउंसिल है। इसके बाद ये भी होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है। इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं हर कंट्री के। ओके, एंड इसके साथ स्टैंडिंग कमेटी भी है। स्टैंडिंग कमेटी में सेक्रेटरीज होते हैं कंट्रीज के, फॉरेन सेक्रेटरीज। एंड सेक्रेटरीट भी होता है। सेक्रेटरीट का हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाला रुआन। ओके, इजाला रुआन या इसाला रुआन, आप जैसे भी पढ़ें। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इस तरह से सार्क की गवर्नेंस भी हमने पढ़ ली। और चलते हैं उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ओके, तो सार्क की पहली समिट कहाँ पे हुई थी? तो सार्क की पहली समिट हुई थी भैया जी, सार्क की पहली समिट होती है, ये हुई थी बांग्लादेश में। ओके, बांग्लादेश ढाका में हुई थी ये 1985 में। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट समिट हुई थी। ओके, तो इंडिया में कब हुई थी पहली समिट? सार्क की पहली समिट इंडिया में कब हुई थी? इंडिया में सार्क की पहली समिट होती है 1995 में। ओके, और ये 8th समिट होती है सार्क की। ओके, जो इंडिया में होती है पहली बार। ओके, एंड इसके साथ अगर बाकी 2 ऑप्शंस को हम देखें तो काठमांडू में लेटेस्ट हुई है जो 18th सार्क समिट है, वो काठमांडू में हुई है नेपाल में। ओके, 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 सो ये 18th समिट होती है। एंड इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 19th समिट होने वाली थी। कब होने वाली थी? 2016 में होने वाली थी, लेकिन ये नहीं हुई क्योंकि उड़ी अटैक के बाद थोड़ा रिलेशंस ख़राब हो गए थे इंडिया पाकिस्तान के। एंड उसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जब ख़राब होते हैं तो मैं आपको बता दूं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि ये 2 मेजर कंट्रीज़ हैं इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साफ्टा स्टैंड्स फॉर। ओके, साफ्टा स्टैंड्स फॉर, तो साफ्टा एक एग्रीमेंट है, मैं आपको बता दूं, एग्रीमेंट है ट्रेड को लेके। तो इसका फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ओके, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। आदि जगहों पे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है। ओके, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आप। तो साफ्टा जो है ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया भी एरिया इससे ये स्टैंड करता है। इसके लिए ये एब्रीवेशन जो है ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है। और ये कब बनाया गया था? ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, ये एग्रीमेंट साइन किया गया था साउथ एशियन कंट्रीज़ के द्वारा 2004 में। ओके, 2004 में ये साइन किया गया, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया? 2006 में। ओके, 2006 में ये इफेक्ट में आया। ओके, हाँ, तो एक और बात कि ये 2004 में जब ये साइन किया गया तो कौन सी समिट हुई थी? ये हुई थी 12th समिट। 12th समिट, 12th समिट कहाँ पे? भैया पाकिस्तान में हुई थी ये, पाकिस्तान में। ओके,
पेन थोड़ा चेंज हो गया था। ओके, सो 12th समिट हुई पाकिस्तान में, तब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो ये एक एग्रीमेंट है ये साइन किया गया, एंड 2004 में हुई थी ये, और ये इफेक्ट में कब आया, 2006 में। ओके, तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ट्रेड फ्लो है, जो फ्लो ऑफ गुड्स है इस रीजन में, वो बिल्कुल ईजी तरीके से हो, ज़्यादा टैरिफ्स ना हो कंट्रीज़ पे एक दूसरे के। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव इस चीज़ के हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो व्हाई डिड सार्क सेटल विच व्हेन डिड है, ये व्हेन डिड है। ओके, व्हेन डिड सार्क सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड। ओके, तो सार्क के द्वारा एक सैटेलाइट भी, इनका अपना एक सैटेलाइट मिल के इन्होंने लॉन्च किया है। तो कब लॉन्च किया है इन्होंने लॉन्च किया है वो 5 मई 2017। ओके, 5 मई 2017 को साउथ एशियन सैटेलाइट इसको कहते हैं, साउथ एशियन सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट भी। ओके ओके, सो ये 5 मई 2017 को लॉन्च किया गया था बाय सार्क कंट्रीज। ओके, तो इसके साथ साथ बाकी तीन ऑप्शंस को अगर हम देख लें, तो बाकी तीन ऑप्शन में क्या है, 26 जून 1945 को 51 कंट्रीज यूएन का चार्टर क्या करती हैं, साइन करती हैं। ओके, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होती है इसके पहले। ओके, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए में है। ओके, तो चलते हैं इसके साथ साथ, एज आई टोल्ड यू, जून 1992 में अर्थ समिट होती है, रियो डी जेनेरियो समिट जो ब्राज़ील में होती है। ओके, और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क सेक्रेटरीट इज हेल्ड बाय। ओके, तो सेक्रेटरीट जो सार्क का है उसका हेड होता है सेक्रेटरी जनरल, और ये कौन इसको इलेक्ट करता है, तो इसको इलेक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको इलेक्ट करते हैं फॉर 3 ईयर्स टर्म। ओके, 3 ईयर्स टर्म में इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट करते हैं। एंड ये स्टैंडिंग कमेटी या प्रोग्रामिंग कमेटी जो है, ये भी सार्क की जो गवर्नेंस है उसका पार्ट है। ओके, या so council of ministers, standing committee, programming committee, and then we have secretariat, and उसके साथ साथ टेक्निकल कमेटी भी होती है सार्क में। ओके, तो ज़्यादा इसमें हम रिसर्च नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये थोड़ा एकेडमिक टाइप क्लास हो जाती है। तो चलते हैं हमारे, बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, इस सैटेलाइट का नाम क्या था। इस सैटेलाइट का नाम जो था, मतलब जो ये रॉकेट के थ्रू ये लॉन्च किया गया था, वो थी GSLV-MK2। ओके, तो ये लॉन्च व्हीकल था। ओके, तो ऑप्शन इसका ये था। चलते हैं हमारे 19 क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। इंडिया नहीं है, इंडियन है, सॉरी फॉर द मिसटाइप्स। तो पहला जो सेक्रेटरी जनरल था, जो इंडियन सेक्रेटरी जनरल थे सार्क के, वो थे कंत किशोर। ओके, कंत किशोर भाई साहब जो थे, ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे सार्क के। ओके, कंत किशोर को कब इलेक्ट किया गया था, 1989 में। ओके, एज आई टोल्ड यू, सेक्रेटरी जनरल को 3 सालों के लिए इलेक्ट करती है, कौन करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो शीलकांत शर्मा है, ये दूसरे थे, दूसरे इंडियन सेक्रेटरी जनरल किसके, सार्क के। तो इनको कब इलेक्ट किया गया था, 2011 में। ओके, तो ये तो हो गई सार्क के सेक्रेटरी जनरल्स के रिलेटेड बात। लेकिन 2 ऑप्शंस और यहाँ पे हैं, तो हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा है, क्रिस्टलिना जॉर्जिना मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की, ओके, करंट मैनेजिंग डायरेक्टर, और कमाल गार्ड जो थे ये फर्स्ट थे। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ओके, किसके, IMF के, और करंट मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिना। ओके, तो ये 2 बाकी के जो थे ये IMF से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। सार्क चार्टर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ओके, तो सार्क चार्टर जो साइन हुआ था, उसको कमेमोरेट करने के लिए उसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है एक डे, जिसको सार्क चार्टर डे बोला जाता है। तो वो कब होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो किया जाता है सेलिब्रेट एवरी ईयर 8 दिसंबर, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को ही सार्क बना था, इसीलिए हर साल इस दिन सार्क डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 24 अक्टूबर को UN डे, बता चुका हूँ काफ़ी बार आपको। 7 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। ओके, और 8 अगस्त को क्या है, एशियन डे।
एशियान डे क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1967 को एशियान बन गया था। क्या हुआ था उस दिन? बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन बाय 5 कंट्रीज। कहाँ पे? थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सार्क। आई होप कि सार्क के रिगार्डिंग कुछ ऐसा बचा नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ एक्साइटेड और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। इससे क्या होता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करता हूं, क्योंकि इंसान कमेंट से थोड़ा मोटिवेट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विंग्स उड़ान। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम आने तक हम इस सारे सिलेबस को चाट चुके होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।